परछाई एपिसोड 180। अब आगे। निशा के पीछे से एक आवाज आती है, अगर ऐसा है तो तुम पीछे मुड़कर अभी मेरी फोटो क्लिक कर सकती हो। ये आवाज सुनते ही निशा, सुहानी और विवेक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो तीनों अपनी जगह पर जम जाते हैं। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि युवराज की ही थी। युवराज उन तीनों के ठीक पीछे खड़ा था। सुहानी, निशा और विवेक तीनों की डर से पीछे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। निशा बिना पीछे मुड़े तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश करते हुए धीरे से कहती है, यार, ये युवराज सर है या शक्तिमान, हर जगह पहुंच जाते हैं। सुहानी और विवेक निशा की बात का कोई जवाब नहीं देते। उन तीनों को पीछे ना मुड़ते देख युवराज चलकर उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो राघव को देखते हुए निशा से कहता है, तो तुमने भागने में इसकी मदद की थी ताकि तुम इसे पकड़ सको। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। युवराज की आवाज में नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। ये सुनकर निशा फौरन कहती है, लेकिन मैंने इसे नहीं भगाया। युवराज निशा की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, अच्छा, तो फिर तुम झूठ बोलकर मुंबई क्यों गई थी? निशा अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, एक्चुअली मैं राघव को आपके गार्ड से छुड़ाकर यहाँ लाने के लिए ही गई थी, लेकिन मेरे भगाने से पहले ये खुद ही भाग गया और फिर मैंने इसे पकड़ लिया। इससे पहले युवराज कुछ कह पाता, सुहानी कहती है, अब जब इन्हें हमने पकड़ा है तो इनसे सवाल पहले हम ही करेंगे। जब हमारा हो जाएगा फिर आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। सुहानी की बात सुनकर युवराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो सुहानी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसके मुंह से इंफॉर्मेशन निकलवाना इतना आसान है? तुम इससे सवाल पूछोगी और ये तुमने सारे जवाब आसानी से दे देगा, रियली? युवराज की बात सुनकर वो तीनों खामोश हो जाते हैं। युवराज की बात में पॉइंट तो था। राघव इतनी आसानी से कुछ उगलने वालों में से नहीं था। जब वो तीनों कुछ नहीं कहते तो युवराज पूरे कॉन्फिडेंस से आगे कहता है, ओके देन, ट्राई करके देख लो फिर मुझे बताना। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज वहां से चला तो गया था, लेकिन उसके गार्ड्स अभी भी उस रूम के बाहर खड़े थे। विवेक राघव को देखते हुए उदासी के साथ कहता है, यार, युवराज सर सही कह रहे हैं, हम इसे यहाँ ले तो आए हैं लेकिन ये वेल ट्रेंड है, हम इससे शायद ही कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा पाएंगे। विवेक के ऐसा कहते ही राघव बॉडी में थोड़ी हलचल होने लगती है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। राघव को देखकर सुहानी, निशा और विवेक अलर्ट हो जाते हैं। होश में आने पर राघव को एहसास होता है कि उसका शरीर बंधा हुआ है। वो गुस्से में गुर्राते हुए अपनी आंखें खोलता है। उसके ऐसा करने पर निशा, सुहानी और विवेक घबराकर कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। राघव के गुर्राने की आवाज सुनकर कमरे के बाहर से युवराज के गार्ड्स अंदर आते हैं और उन तीनों के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। उन तीनों को नहीं पता था कि युवराज वहां अपने गार्ड्स छोड़कर गया है। इतने सारे गार्ड्स को अपने पीछे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उनके पीछे से रॉबिन सुहानी के सामने आकर उससे कहता है, मैम, आप लोग डरिए मत, युवराज सर ने आप लोगों की सेफ्टी के लिए हमें यहाँ छोड़ा है। ये आदमी बहुत डेंजरस है। रॉबिन को देखकर वो लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं और फिर से राघव की तरफ मुड़ते हैं। अब तक राघव पूरी तरह से होश में आ गया था। जैसे ही सुहानी, निशा और विवेक उसकी तरफ फिर से मुड़ते हैं तो राघव उन्हें देखकर दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वो देख रहा है वो कोई सपना है या सच। राघव को जो आखिरी बात याद थी वो ये थी कि वो युवराज के गार्ड से बचकर उनकी ही कार से भाग रहा था। राघव जानता था कि जिस कार से वो भाग रहा है उसके ट्रैक करना बहुत आसान है। इसलिए जब कुछ दूर जाने के बाद राघव को एक दूसरी लाल रंग की कार दिखी तो वो युवराज की कार से निकलकर उस लाल रंग की कार में बैठ गया था। और जैसे ही उसने वो कार स्टार्ट की उसका सर घूमने लगा और वो बेहोश हो गया। निशा पहले से जानती थी कि वहां से भागने के बाद राघव अपनी कार बदलने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए वो लाल कार रास्ते में निशा ने ही रखवाया था। जैसे ही राघव ने कार स्टार्ट की थी उसके अंदर एक तरह का गैस लीक हुआ जिससे राघव बेहोश हो गया। और उसी बेहोशी की हालत में निशा राघव को लेकर शिमला आ गई थी। राघव को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सामने उन तीनों को इतने सारे गार्ड्स के साथ देखकर राघव अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहता है, अरे बेटा सुहानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम लोगों ने मुझे इस तरह से बांध कर क्यों रखा है? राघव की बात सुनकर निशा इरिटेट होकर कहती है, ये अभी निरूपा रॉय की एक्टिंग करने वाला है। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं ये सब नहीं झेल सकती। सुहानी राघव को देखकर कहती है, आप तो दिल्ली अपनी ट्रीटमेंट के लिए गए थे ना, फिर आप वापस क्यों नहीं आए? सुहानी का सवाल सुनकर राघव नर्वस हो जाता है और कुछ सोचते हुए कहता है, बेटा, वो मैं एक जरूरी काम में फंस गया था, मैं बस तुम लोगों के पास आने ही वाला था। ये सुनकर विवेक भी इरिटेट होकर कहता है, यार, मैं भी इसका ड्रामा देखने के मूड में नहीं हूँ। बेहतर होगा कि इसे युवराज सर को ही सौंप दिया जाए, वही इसके मुंह से कुछ निकलवा पाएंगे। राघव घबराते हुए कहता है, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम लोग मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हो? क्या तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? सुहानी भी इरिटेट होकर कहती है, आई थिंक यू आर राइट। इसके बाद वो पीछे मुड़कर रॉबिन से कहती है, रॉबिन, आप लोग इन्हें अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। ये कहकर सुहानी उस रूम से बाहर चली जाती है और राघव चीखते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। दूसरी तरफ युवराज अपनी कार में बैठे हुए ब्लूटूथ पर ये सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे लगा नहीं था कि सुहानी इतनी आसानी से राघव को उसे सौंप देगी। इस वक्त उन तीनों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। राघव बहुत स्ट्रांग था और वो राघव से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे टॉर्चर नहीं कर सकते थे। ये काम सिर्फ युवराज और उसके आदमी ही कर सकते थे। इसलिए उन्हें राघव को युवराज के भरोसे छोड़ना ही ठीक लगा और एक वजह यह भी थी कि अब वो लोग फिर से युवराज पर भरोसा करने लगे थे। रात हो चुकी थी, युवराज अपने रूम में था। आज वो ठीक से सुहानी से मिला भी नहीं था। कुछ देर बाद सुहानी रूम के अंदर आती है और उसकी नजर युवराज पर पड़ती है, जो उसे ही देख रहा था। सुहानी बेड पर आकर बैठ जाती है। वो अब युवराज के साथ पहले की तरफ कंफर्टेबल नहीं रह पाती थी। वो युवराज को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, आपने ठीक कहा था, रघु अंकल को हम हैंडल नहीं कर सकते। युवराज कहता है, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतनी जल्दी हार मान लोगे। मुझे लगा था कि तुम लोग कुछ दिन ट्राई तो जरूर करोगे। सुहानी कहती है, हम जरूर करते, अगर हमारे के वक्त होता तो। वक्त बहुत कम है और हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, थैंक यू। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्यों? युवराज कहता है, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा भरोसा हमेशा के लिए खो चुका हूँ। ये सुनकर सुहानी अपनी नजरें फेर लेती है। युवराज की नजर अभी भी सुहानी पर थी। वो सीरियस होकर कहता है, सुहानी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम करोगी? सुहानी कंफ्यूज कहती है, आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए? युवराज सुहानी के पास आकर बैठ जाता है और बेचारे सी शक्ल बनाकर कहता है, मेरी बीवी मुझे बहुत गुस्सा है और मैं उसे मना नहीं पा रहा। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि वो मान जाए? सुहानी युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। युवराज आगे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी उसका फोन बजता है। युवराज के फोन पर विवेक का एक मैसेज आया था। विवेक सुहानी को बिना बताए युवराज को अपने रूम में बुला रहा था। वो मैसेज देखकर युवराज थोड़ा चौंक जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। कुछ ही पलों में युवराज विवेक के रूम में बैठा था। युवराज विवेक से कहता है, क्या बात है? विवेक सीरियस होकर कहता है, युवराज सर, आपको याद है, हमने आपको उस रात के बारे में बताया था जब सुहानी किसी लड़के के साथ सिंघनिया मेंशन से बाहर निकली थी। युवराज विवेक के नर्वस चेहरे को देखते हुए कहता है, हाँ, और तुम लोगों ने कहा था कि तुम उसे नहीं जानते। विवेक कहता है, वो लड़का वही प्रेत है जो सुहानी के पीछे पड़ा है। विक्रम ने कहा था कि सुहानी ने ही उसे आजाद किया है। मुझे लगता है कि उसी रात सिंघनिया मेंशन में सुहानी से कोई गलती हुई थी, जिसकी वजह से वो आजाद हो गया। विवेक की बात सुनकर भी युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत हैरान था। युवराज आगे कहता है, क्या ये बात सुहानी जानती है? विवेक ना में अपना सर हिलाकर कहता है, नहीं, सुहानी पहले ही बहुत डरी हुई है। अगर उसे पता चल जाएगा कि अभिज्ञान ही वो प्रेत है, तो वो और भी ज्यादा डर जाएगी। इसलिए मैंने और निशा ने डिसाइड किया कि हम इस बारे में उससे कुछ भी नहीं कहेंगे। विवेक की बात सुनकर युवराज को एहसास होता है कि क्यों सुहानी निशा और विवेक को अपनी फैमिली मानती है। सिर्फ वही दो लोग थे जो शुरू से लेकर अब तक हर सिचुएशन में सुहानी के साथ खड़े थे। युवराज विवेक के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, युवराज सर, क्या हम विक्रम पर भरोसा कर सकते हैं? युवराज शांत होकर कहता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? विवेक बिना देर किए हाँ में अपना सर हिला देता है। ये देखकर युवराज कहता है, तो फिर सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहकर युवराज फिर से विवेक के रूम से निकलकर अपने रूम में आ जाता है। आधी रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। शिमला के घने जंगल के बीच आग जल रहा था, जिसकी रोशनी आसपास फैली हुई थी। वो आग एक हवन कुंड का था। उस हवन कुंड के सामने विक्रम बैठा था। उसने इस वक्त सिर्फ एक काली धोती पहनी हुई थी। विक्रम आंखें बंद किए हुए ऊंची आवाज में लगातार मंत्र जाप करते हुए हवन कुंड में आहुति दे रहा था। कुछ देर इसी तरह लगातार आहुति देने के बाद वो शांत हो जाता है। अब उसके चेहरे पर एक तरह का सेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा था। विक्रम अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, तुम्हें बुलाना सच में बहुत मुश्किल है। ये कहते हुए विक्रम अपनी आंखें खोल लेता है। विक्रम के सामने हवन कुंड के दूसरी तरफ वही प्रेत खड़ा था और विक्रम उसे देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। वो प्रेत अपने असली रूप में था और गुस्से से गुर्रा रहा था। वो अपनी भयानक आवाज में कहता है, तू उसे मुझसे नहीं छीन सकता, वो सिर्फ मेरी है। विक्रम उसी मुस्कान के साथ आगे कहता है,
उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें और भी बहुत लोगों से निपटना होगा, और मेरा भरोसा करो, वो लोग बहुत ताकतवर है। विक्रम की बात सुनकर वो फिर से गुर्राने लगता है। विक्रम आगे कहता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो अपने उस रूप में आ सकते हो जिस रूम में मैंने तुम्हें जंगल में देखा था। हमारी बात थोड़ी आसान हो जाएगी। विक्रम के ऐसा कहने पर वो प्रेत कुछ ही पलों में अभिज्ञान में बदल जाता है। एक भयानक प्रेत से अब वो एक खूबसूरत इंसान बन गया था, जिसके चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे और वो अपनी चमकीली आंखों से विक्रम को गुस्से से घूर रहा था। अभिज्ञान गुर्राते हुए कहता है, तूने आज खुद अपनी मौत को बुलाया है। उस रात मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। मेरे और उसके बीच जो भी आएगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए अभिज्ञान विक्रम की तरफ बढ़ने लगता है। विक्रम फौरन कहता है, मैं सुहानी को तुम तक लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आज मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। विक्रम की बात सुनकर अभिज्ञान के कदम रुक जाते हैं। वो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रम कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम सुहानी को क्यों चाहते हो। उसके पास जो है, मुझे भी उसकी जरूरत है, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। पर उसके साथ जो लोग हैं, उनके रहते हम दोनों सुहानी को नहीं पा सकते। हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। एक बार सुहानी से मेरा काम हो जाएगा, फिर तुम उसका जो भी करना चाहो कर सकते हो। अभिज्ञान कहता है, तू उससे क्या चाहता है? विक्रम कुछ याद करते हुए कहता है, ये मेरा शरीर नहीं है, मैं इसमें सिर्फ एक मेहमान की तरह हूँ। सिर्फ सुहानी ही है जिसकी मदद से मैं इसे पूरी तरह से अपना सकता हूँ। मुझे सुहानी की सिर्फ इतनी ही जरूरत है। अभिज्ञान गुस्से में विक्रम से कहता है, क्या तू जानता भी है कि वो कौन है? विक्रम बेपरवाह होकर कहता है, नहीं, और ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। उससे मुझे हमेशा के लिए एक शरीर चाहिए और कुछ नहीं। विक्रम की बात सुनकर अभिज्ञान शांत हो जाता है और वो फिर से अपने असली रूप में आकर वहां से गायब हो जाता है। अभिज्ञान के जाने के बाद विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, युवराज दीवान, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने मुझसे मदद मांगकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। एपिसोड 181। अब आगे। आधी रात हो चुकी थी। दीवान विला की लाइट्स ऑफ थी और वहां सभी सो चुके थे। वहां सिर्फ गार्ड्स ही जाग रहे थे। वहां से थोड़ी ही दूरी पर माया खड़ी थी, जो एकटक विला को ही देख रही थी। वहां देखते हुए माया खुद से कहती है, जिस औरत को ढूंढने के लिए उन्होंने कहा था, वो पूरे शहर में कहीं नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो उसकी ऊर्जा को पहचानकर एक पल में मैं उस तक पहुंच जाती। लेकिन इस बंगले से कुछ अलग ही ऊर्जा बाहर आ रही है। शायद किसी ने यहाँ को अपनी शक्तियों से बांध कर रखा है। लगता है मुझे इसके अंदर जाना ही पड़ेगा। ये कहकर माया सफेद धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाती है। सुबह के 5 बज रहे थे। शहर में अभी भी अंधेरा था। युवराज उसी कमरे में बेड के पास खड़ा था जहां पद्मिनी थी। आज उस कमरे में समायरा भी थी, जो युवराज के पास ही खड़ी थी। समायरा बेड पर लेटी पद्मिनी को देख रही थी। कुछ देर बाद समायरा युवराज से कहती है, ये कब से तुम्हारे पास है? युवराज बिना किसी भाव के कहता है, पिछले 3 सालों से। युवराज का जवाब सुनकर समायरा अपने चेहरे पर आने वाले हैरानी के भाव को छुपा नहीं पाती। इसके बाद युवराज उसे उस रात की सारी बातें बता देता है। युवराज ने इस बारे में काफी सोचा था, लेकिन अंत में उसे समायरा को सब कुछ बता देना ही सही लगा था। ये लड़ाई समायरा की नहीं थी, लेकिन उसने हमेशा युवराज की मदद की थी और समायरा इन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा जानती भी थी। युवराज की बात सुनकर समायरा की हैरानी बढ़ती जा रही थी और उसे अब समझ आ रहा था कि युवराज ने पिछले 3 सालों में सबको खुद से दूर क्यों कर दिया था। युवराज की सारी बातें सुनकर समायरा कहती है, यहाँ तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें पद्मिनी की पूरी बात सुने बिना ही इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। हो सकता है कि पद्मिनी ने तुम्हें बाकी लोगों से अलग रहने के लिए कहा हो, लेकिन वो तुम्हें सुहानी से अलग रहने के लिए नहीं कह सकती। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? समायरा कहती है, क्योंकि सुहानी के पास होने पर न सिर्फ तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे वश में होती है, बल्कि ये बढ़ भी जाती है। और ये कहते हुए समायरा खामोश हो जाते हैं। उसे आगे कुछ कहना सही नहीं लगता। युवराज फौरन कहता है, और क्या? समायरा जवाब देती है, पिछले 3 सालों में सुहानी से दूर रहकर तुम्हारी ऊर्जा अस्त व्यस्त हो चुकी थी। ये यकीनन तुम्हारी गलती का नतीजा है। मेरे हिसाब से अगर इस वक्त में तुम सुहानी के साथ होते तो तुम्हारी शक्तियां शायद पद्मिनी से भी कहीं ज्यादा होती। ये सुनकर युवराज के एक्सप्रेशन और भी गहरे हो जाते हैं और वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, पद्मिनी से भी ज्यादा। समायरा हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज आगे कहता है, लेकिन सुहानी में ऐसा क्या कि उसका मुझ पर इतना ज्यादा असर है? क्या ये सब इसलिए है क्योंकि मैं उससे? ये कहते हुए युवराज रुक जाता है। समायरा युवराज की बात को नकारते हुए कहती है, नहीं, तुम दोनों की फीलिंग्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। बेशक सुहानी के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है और इसी वजह से विक्रम और वो प्रेत उसे हासिल करना चाहते हैं। ये कहकर समायरा बेड पर बैठ जाती है और पद्मिनी के हाथ पर अपना दाहिना हाथ रख देती है।
पद्मिनी को छूते ही समायरा के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो हल्की मुस्कान के साथ पद्मिनी के चेहरे को देखते हुए कहती है, यकीन नहीं होता कि मैं वाकई में ये देख रही हूँ, इसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था। पद्मिनी ने 1000 सालों से अपने इस शरीर को इसी उम्र में रोक कर रखा है। ये अद्भुत है। इन 1000 सालों में इसने ना जाने कितनी साधनाएं करके कितनी शक्तियां पाई होंगी। मैं इसकी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। समायरा पद्मिनी को देखकर कहीं खो सी गई थी। युवराज कहता है, लेकिन इसे हुआ क्या है? युवराज की आवाज सुनकर समायरा का ध्यान टूटता है और वो होश में आती है। समायरा बेड से उठकर युवराज को देखते हुए कहती है, तुम ये समझ सकते हो कि अभी ये घायल है और इसका अवचेतन मन इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इसकी ऊर्जा इस वक्त बहुत कम है। शायद यही वजह है कि वो साया या कोई और अब तक पद्मिनी को नहीं ढूंढ पाया है। पद्मिनी के ठीक होते तक हमें इसी तरह इसे सबसे छिपाकर रखना होगा। युवराज कहता है, तो अब हमें क्या करना होगा? समायरा उस रूम से बाहर जाते हुए कहती है, पहले उस प्रेत से निपट लेते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। शहर में मौतें बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि हमें सुहानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। तब तक तुम अपना ज्यादातर वक्त सुहानी के साथ ही बिताओ, उसका साथ होना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। ये कहकर समायरा उस कमरे से बाहर चली जाती है। दिन चढ़ गया था। सुहानी अपने रूम में आराम से सो रही थी। कुछ देर बाद वो जाग जाती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसकी नजर युवराज पर जाती है, जो हाथ में एक फाइल लिए सुहानी की तरफ ही देख रहा था। युवराज को देखकर सुहानी उठकर बैठ जाती है। युवराज भी सुहानी के पास आकर बैठता है और हल्की स्माइल के साथ उसे देखने लगता है। युवराज के इस तरह देखने से सुहानी नर्वस होने लगती है। युवराज बड़े प्यार से सुहानी को देखते हुए उसके चेहरे से बाल हटाकर उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी घबराकर अपना चेहरा पीछे कर लेती है। युवराज सुहानी के परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नींद अच्छी आई? सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए कहती है, हम। इसके बाद वो दोनों खामोश हो जाते हैं। युवराज की नजर अभी भी सुहानी पर थी और सुहानी की नीचे। कुछ ही पलों में सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो युवराज को देखकर लगभग चीखते हुए कहती है, आज रात वो मेरे सपने में भी नहीं आया। विक्रम ने तो कहा था कि वो उसका मेरे सपने में आना नहीं रोक सकता। तो फिर ये कैसे हुआ? यही सवाल युवराज के मन में भी था, लेकिन ये बात वो सुहानी के सामने जाहिर नहीं करता। चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन युवराज खुश था कि सुहानी कई रातों बाद आज आराम से सो पाई थी। युवराज सुहानी के चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है, अब ये सब मत सोचो, जो हुआ अच्छा हुआ। सुहानी युवराज का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहती है, युवराज सर, आप एक बात बताइए। युवराज कहता है, पूछो। सुहानी कहती है, मैंने आपको उस रात के बारे में बता दिया जब मैं विशिंग वेल के पास गई थी। उस रात के बारे में भी बता दिया जब मैं सिंघनिया मेंशन गई थी, और तो और मैंने आपको रघु अंकल को भी दे दिया। युवराज कंफ्यूज होकर कहता है, हाँ तो? सुहानी कहती है, आपको मुझसे और कुछ चाहिए? युवराज ना में अपना सर हिला देता है। सुहानी लगभग चिल्लाते हुए कहती है, अब जब आपको मुझसे और कुछ नहीं चाहिए, तो आप मेरे साथ इतना स्वीटली बिहेव क्यों कर रहे हो? युवराज कहता है, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो। सुहानी गुस्से में अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, मुझे पता था आपके इस फेक केयर के पीछे जरूर कोई साजिश होगी। युवराज अपना मुंह बनाकर कहता है, साजिश? सुहानी चिढ़ते हुए कहती है, हाँ साजिश। आप बिना मतलब के कोई काम करते ही नहीं हो। और आप एक बात अच्छे से सुन लीजिए, मैं आपके साथ आपके ऑफिस नहीं जाऊंगी। मेरा खुद का ऑफिस है और मैं वहां जाऊंगी। युवराज सुहानी की बातें सुनकर हैरान था। उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। इससे पहले युवराज कुछ कह पाता, बेड पर रखा उसका फोन बजने लगता है। युवराज के साथ साथ सुहानी की नजर भी युवराज के फोन पर जाती है। उसमें सानिया बजाज लिखा हुआ था। ये देखकर सुहानी को कुछ याद आता है। जैसे ही युवराज उस फोन को पकड़ने के लिए अपना हाथ उसके पास ले जाता है, सुहानी युवराज के हाथ पर एक चांटा मारती है। ये देखकर युवराज अपना हाथ पीछे लेकर हैरानी से सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, क्या ये वही सानिया बजाज है जो आपसे शादी करना चाहती थी? युवराज अपनी स्माइल छुपाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। सुहानी युवराज को घूरते हुए कहती है, ये आपको क्यों कॉल कर रही है? सुहानी की बात सुनकर युवराज जानबूझकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो थोड़ा नर्वस होने की एक्टिंग करते हुए कहता है, नहीं, वो बस उसे मुझसे कुछ काम था। ये कहते हुए युवराज चोरों की तरह अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है। जैसा कि युवराज ने सोचा था, सुहानी को कुछ गड़बड़ लगती है और अगले ही पल फिर से युवराज के फोन में सानिया बजाज का कॉल आता है। ये देखकर सुहानी फिर से अलर्ट हो जाती है। युवराज कॉल रिसीव करने के बाद सुहानी को दिखाते हुए कॉल वॉल्यूम कम करने लगता है। ये देखकर सुहानी युवराज को घूरते हुए अपने मन में कहती है, इन्हें ऐसी क्या बात करनी है जो आवाज और भी कम करने की जरूरत पड़ रही है?
ये सोचते हुए सुहानी फोन पर उन दोनों की हो रही बातें सुनने की कोशिश करती है। युवराज बड़े प्यार से स्माइल करते हुए सानिया से बात करता है और लास्ट कहता है, ओके देन, हम आज मेरे ऑफिस में मिलते हैं, आगे की डिस्कशन वहीं करेंगे। अब सुहानी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो गुस्से में खुद से कहती है, डिस्कशन करेंगे। ये कहकर सुहानी बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। तभी सुहानी के फोन पर निशा का कॉल आ जाता है। निशा ने सुहानी को ऑफिस के किसी काम के लिए कॉल किया था। सुहानी चिढ़ते हुए उससे कहती है, निशा, हम वो मीटिंग ऑनलाइन कर लेंगे, मैं आज युवराज सर के ऑफिस जा रही हूँ। ये कहकर सुहानी फोन कट कर देती है। युवराज खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। वो अनजान बनकर सुहानी से कहता है, सुहानी, तुम तो मेरे ऑफिस नहीं आने वाली थी ना। सुहानी गुस्से से युवराज को घूरते हुए कहती है, 250 करोड़ लगे हैं हमारे, ऐसे ही आपके भरोसे नहीं छोड़ सकती। वैसे भी आपके लक्षण आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये कहकर सुहानी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद युवराज की दबी हुई स्माइल खुलकर बाहर आ जाती है। 4 दिन बाद रात हो चुकी थी। युवराज, सुहानी, समायरा, विवेक और निशा सिंघनिया मेंशन के लिविंग एरिया में खड़े थे। उनके सामने विक्रम एक हवन कुंड के सामने बैठा एक अनुष्ठान कर रहा था। विक्रम जानता था कि समायरा उस साधना के बारे में अच्छे से जानती है, जो साधना वो अभी करने वाला था। उसे पता था कि उसकी एक गलती से उससे उसका ये शरीर भी छीन लिया जाएगा और इस बार युवराज उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला भी नहीं था। विक्रम ने सोचा था कि वो उन लोगों के सामने प्रेत साधना का दिखावा करेगा और इसी बीच वो कुछ वक्त के लिए अपनी शक्तियां उस प्रेत से जोड़कर अपना काम पूरा कर लेगा। विक्रम अच्छे से जानता था कि वो युवराज को जान से मार नहीं सकता। आज उसके निशाने में समायरा और विवेक थे। विक्रम को पहले से ही सभी के पावर्स और उनकी लिमिट्स के बारे में अच्छे से पता था। वो ये भी जानता था कि ये तीनों मिलकर भी उस प्रेत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ था और वो मृदुला की आत्मा से कहीं ज्यादा ताकतवर भी था। विक्रम अपनी आंखें बंद करके उस अनुष्ठान में लगा हुआ था। सभी की नजर विक्रम पर ही थी। कुछ ही देर बाद उस अंधेरे बंगले के एक कमरे से दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर डर से निशा और सुहानी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सुहानी उस तरफ देखती है जहां से वो आवाज आ रही थी। अंधेरा होने की वजह से वो कमरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस डायरेक्शन को देखकर सुहानी को वो रात याद आती है जब वो सिंघनिया मेंशन आई थी और उसी तरफ के एक कमरे के बाहर लाल धागा बंधा हुआ था। सुहानी को अब कुछ कुछ समझ आने लगता है। वो धीरे से निशा से कहती है, निशा, विक्रम ने सही कहा था, शायद इसे मैंने ही आजाद किया है। उस रात जब मैं यहाँ आई थी तब उसी तरफ के एक कमरे के बाहर लाल धागा बंधा हुआ था। शायद ये प्रेत सालों से वहीं कैद था। निशा सुहानी की बात से असहमत होकर कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये सालों से वहाँ कैद था। तुझे याद नहीं, जब हम सना को ढूंढने यहाँ आए थे तब हमने सारे कमरे की तलाशी ली थी, तब कहीं पर भी लाल धागा नहीं बंधा था। सुहानी निशा की तरफ देखकर हैरानी से कहती है, इसका मतलब उस प्रेत को किसी ने उस कमरे में बाद में कैद किया था। निशा अपना सर खुजलाते हुए कहती है, शायद। कुछ सोचकर निशा आगे कहती है, छोड़ यार, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इस टेंशन को हैंडल करना है। वैसे भी इस लकड़बग्घे की शक्ल अब मुझसे और नहीं देखी जा रही। निशा की बात सुनकर सुहानी भी शांत हो जाती है। सुहानी और निशा की बात वहां खड़े किसी भी इंसान को सुनाई नहीं देती, सिवाय युवराज के। अब उस कमरे से दरवाजे के पीटने की आवाज और भी तेज हो जाती है और अगले ही पल लाइट की स्पीड से वो प्रेत आकर उस हवन कुंड के ऊपर आकर हवा में ही रुक जाता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। समायरा उसे देखते हुए कहती है, विक्रम ने उसे कैद कर लिया। ये कहकर समायरा एक नजर विवेक की तरफ देखती है। समायरा की बात सुनकर विक्रम स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, सही कहा, मैंने इसे कैद तो कर लिया, लेकिन अब इसे खुद से जोड़कर आजाद कर दूंगा। इसके बाद ये सब कुछ खत्म करके ही रुकेगा। ये कहकर विक्रम उस प्रेत को देखते हुए एक मंत्र पढ़ने लगता है। वो मंत्र पूरा करके विक्रम अपनी आंखें खोलता है और समायरा को घमंड के साथ देखते हुए कहता है, सिर्फ तेरी और तेरी माँ की वजह से मैं आज इस हालत में हूँ, मैं इसका हिसाब तुझसे तेरी जान लेकर बराबर कर दूंगा। ये कहकर विक्रम कुंड के ऊपर की तरफ देखकर कहता है, अपना काम शुरू करो। विक्रम के ऐसा कहते ही उस प्रेत की गुस्से में गुर्राती हुई एक भयानक आवाज आती है, बेवकूफ मुर्दे, पहले मुझे आजाद कर। ये सुनकर विक्रम चौंक जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया है और कुछ वक्त के लिए अपनी शक्तियों से भी जोड़ दिया है, जाओ और हमारा काम पूरा करो। विक्रम के ऐसा कहने के बाद भी वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं और उससे गुस्से में चीखती हुई भयानक आवाजें आने लगती है। विक्रम अब हड़बड़ाकर युवराज की तरफ देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। समायरा विक्रम से कहती है, लगता है मरने के साथ ही तूने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अगर तुझे इसको खुद से जोड़कर हम पर हमला कराना ही था तो पहले ही कर देता। इसे कैद करने के ड्रामे की क्या जरूरत थी? बेशक हम इस कैद नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जब तुमने इसे कैद कर लिया है
तो इसे आजाद होने रोक जरूर सकते हैं। ये सुनकर डर से विक्रम की आंखें बाहर आ जाती है और उसकी नजर फौरन विवेक पर जाती है, जो एक तक उस काले प्रेत को ही देख रहा था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।